हेलो क्लास 9 स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मुझे उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे और जो है मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम हिंदी जो किताब है हमारी, हिंदी की नई किताब गंगा का हम पाठ 4 पढ़ेंगे, जिसका नाम है ऐसी भी बातें होती हैं। बच्चों, हमने इस पाठ की पार्ट 1 की वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, आप उसको भी देख सकते हैं। लेसन में है क्या कि लेखक यतेंद्र मिश्र, जो कि अयोध्या उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, वो भारत की एक महान गायिका जिनका नाम है लता मंगेशकर जी का साक्षात्कार करते हैं, अर्थात इंटरव्यू करते हैं। उनके निजी जीवन के बारे में जानते हैं, उनका बचपन कैसे रहा, उन्होंने किस तरीके के संघर्ष जीवन में किए, किस तरीके से वो गायन के फील्ड में आई, और जो उनके जीवन के खट्टे मीठे अनुभव रहे उनके बारे में इस पाठ में बताया गया है। हमने ऑलरेडी बच्चों इसको एक पार्ट में पढ़ा था, 2-3 पेज, तो आज बाकी जो पार्ट बच गया है उसको हम समझेंगे। और एक जरूरी अनाउंसमेंट ये है बच्चों कि मेरे पास किसी स्कूल से एक जो है यूनिट टेस्ट आया है, हिंदी का यूनिट टेस्ट। नई जो हमारी न्यू टेक्स्ट बुक है गंगा, उस पर आधारित जो है पेपर है एक, तो उसको भी हम सॉल्व करेंगे। 1-2 दिन में आप तक वीडियो मिल जाएगी, आप देख पाएंगे किस तरीके के क्वेश्चन उसमें पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम थोड़ा सा बैक जो पढ़ा था फर्स्ट वीडियो में उसको हम कवर करते चलते हैं। यतेंद्र मिश्र जो है लता मंगेशकर से इनके जीवन से संबंधित जो बचपन था उनके बारे में क्वेश्चन पूछते हैं। इनके पिता का नाम पंडित दीनानाथ मंगेशकर था, उनके जीवन से संबंधित प्रश्न पूछते हैं लता मंगेशकर से। तो उन्होंने कुछ जवाब दिए कि उनके पिता ने जो है उनको स्वाभिमान के साथ जीना सिखाया, वो भी एक गायक थे, ड्रामा कंपनी में काम भी करते थे। साथ ही इनके बाद यतेंद्र मिश्र ने उन्होंने प्रश्न पूछा कि संगीत के अलावा आपने क्या-क्या सीखा? तो लता मंगेशकर जी ने कई सारे बातें अपने जीवन से संबंधित शेयर की, और यतेंद्र मिश्र ने फिर एक प्रश्न ये पूछा कि बचपन में आप सभी भाई-बहनें फ़िल्में देखकर उनकी नकल उतारते थे, तो किसी खास मोमेंट या खास फ़िल्म की नकल जो आपने की थी उसका स्मरण याद आ रही है? तो इस पर भी लता मंगेशकर इनको जवाब देती है। तो यहाँ तक हमने इसको पढ़ा था, अब हम इससे आगे पढ़ते हैं। प्रश्न अब यतेंद्र मिश्र इंटरव्यू को आगे बढ़ाते हुए तीसरा प्रश्न पूछते हैं कि अगर किसी फिल्म में आपको अभिनय करने को कहा जाए, अभिनय मतलब होता है बच्चों कि एक्टिंग करने को कहा जाए, तो वह कौन सी फिल्म होती जिसमें आप काम करना पसंद करती? इनसे अब चॉइस पूछी गई है। चूंकि बच्चों ये एक सिंगर थी, एक गायिका थी, तो इनसे एक क्वेश्चन ये पूछा गया कि फिल्म में काम करना चाहें तो किस में काम करेंगे? इन्होंने क्या जवाब दिया इनका कि नहीं, मैंने शुरू में तो फिल्मों में काम किया था। इन्होंने सत्यता बताई कि नहीं, शुरू में तो फिल्मों में मैंने काम किया था, लेकिन कुछ 6-7 फिल्मों में ही काम किया था। मैं बहुत छोटी थी उस समय, जब फिल्मों की दुनिया में अभिनय के मार्फत, या मार्फत का मतलब होता है कि फिल्मों के माध्यम से ही, मार्फत मतलब माध्यम, मतलब थ्रू, इंग्लिश में हम बात करें तो फिल्मों के थ्रू ही मैं जो है एक्टिंग की दुनिया में आई थी, ये इनका कहना है। इन्होंने तर्क दिया है कि मैंने 5-6 फिल्म करने के बाद बाकी फिल्में क्यों नहीं की। मुझे कभी अच्छा नहीं लगा मेकअप करना, लाइट के सामने जाना, और काफी लोग खड़े होते हैं तो उनके सामने कभी रो रहे हो, कभी हंस रहे हो, कभी गा रहे हैं, मुझे वह कभी अच्छा नहीं लगा। तो इन्होंने तर्क दिया कि मुझे ये सब काम, फिल्मों वाला काम अच्छा नहीं लगा कि आप जो है मेकअप करो लाइट के सामने और इतने सारे लोग खड़े रहते हैं, कभी आप रो के दिखाओ, कभी हंस के दिखाओ, तो वो सब मेरे बस की बात नहीं थी। अच्छी फिल्मों को देखकर सराहने का जी जरूर करता है, मगर अभिनय करने के बारे में तो सोच भी नहीं सकती। एक वाक्य ये बताती है, एक फिल्म हमारे यहाँ हिंदी और मराठी दोनों में बनी थी, जिसका नाम था छत्रपति शिवाजी। छत्रपति शिवाजी फिल्म के बारे में इन्होंने क्या बताया? उसमें भालजी पेंडारकर थे, जिन्हें मैं बाबा कहा कहती थी। मैं उनके पास गई, हालांकि उस वक्त तक मैंने अभिनय का काम छोड़ दिया था। मैंने उनसे खुद कहा, बाबा मैं चाहती हूँ कि इस फिल्म का आखिर का जो गाना है उसमें 2 लाइनें मैं भी आकर गाऊं। तो फिर मैंने उसके हिंदी और मराठी दोनों ही संस्करणों में बाद की 2 पंक्तियां गाई हैं, जिन दृश्यों में मैं मौजूद मौजूद भी हूँ। तो इन्होंने बताया कि मेरी जो लास्ट फिल्म थी वो थी छत्रपति शिवाजी, जो 2 भाषाओं में छपी, हिंदी में भी और मराठी में भी। उसमें जो गाना जो गाया गया, हिंदी में भी गाया गया और मराठी में भी गाया गया, उसकी जो गाने की 2 पंक्तियां थी वो मैंने गाई, और उस गाने में मैं मौजूद भी थी। मैं छत्रपति शिवाजी को बहुत पसंद करती हूँ, इसलिए बस इसी फिल्म के लिए मेरा मन हुआ, भले ही एक दृश्य में ही सही, मगर यहाँ तक
यहाँ रहा जा सकता है। यतेंद्र मिश्र फिर आगे प्रश्न पूछते हैं कि उस दौर में आपके काम की परिस्थितियां कैसी थी? क्या वे आपके हिसाब से धीरे धीरे अनुकूल होती गई या वैसे ही हमेशा की तरह एक चुनौती का सबब बनी? सबब मतलब होता है बच्चों कारण। यतेंद्र मिश्र ने कहा कि जो काम की परिस्थितियां थी क्या वो धीरे धीरे आपके अकॉर्डिंग हुई या फिर आपको भी चुनौतियों का सामना करना पड़ा जैसे कि वे संघर्ष के दिनों में थी। लता मंगेशकर इस पर कह रही हैं कि यह कह पाना मुश्किल होगा कि मेरी परिस्थितियां कभी बहुत अच्छी या बुरी रही हों। मैं इन बातों पर ध्यान नहीं देती थी। अलबत्ता अलबत्ता का मतलब है बच्चों निसंदेह, मतलब कोई डाउट नहीं है। यहाँ पर अलबत्ता का मतलब है निसंदेह। मैं उस जमाने में से लेकर बाद तक बहुत मेहनत से अपना काम करती थी। मुझे याद है मेरी रिकॉर्डिंग सुबह से रात तक चलती थी। एक स्टूडियो से दूसरे, दूसरे से तीसरे स्टूडियो में ही पूरा दिन बीत जाता था। मुझे अपने गाने और रिकॉर्डिंग के अलावा किसी दूसरी चीज की सुध नहीं रहती थी। सुध मतलब कि खबर नहीं रहती थी या होश नहीं रहता था। देखिए आप बच्चों देख पाएंगे कि एक गायिका है, इतना उत्तम दर्जा प्राप्त कर लिया है, लेकिन फिर भी कितना संघर्ष कर रही है। संघर्ष नहीं छोड़ा। ऐसा नहीं हुआ कि चलो एक गाना गाया और अपने घर जाओ, नहीं। चूंकि परिवार का पूरा बोझ लता मंगेशकर जी के सिर पर था तो उन्होंने एक स्टूडियो से दूसरे स्टूडियो गई, दूसरे से तीसरे स्टूडियो गई, ऐसे करके वो अपना दिन बिताती थी। और इसके अलावा गाने के अलावा स्टूडियो में रिकॉर्डिंग के अलावा उनके पास कोई समय नहीं होता था। हमेशा यही बात घूमती रहती थी कि किसी तरह बस मुझे अपने परिवार को देखना है। फिर वह रिकॉर्डिंग का वक्त हो या घर का खाली समय, हर समय जो है रिकॉर्डिंग के बारे में ही, गाने के बारे में ही सोचती रहती थी लेखिका, ये अपना लता मंगेशकर जी। किस तरह मैं अपने परिवार के लिए ज्यादा से ज्यादा कमाकर उनकी जरूरतें पूरी कर सकती हूँ, इसी में सारा वक्त निकल जाता था। आप मेरी परिस्थितियों के बारे में पूछ रहे हैं तो सच बात तो यह है कि मुझे रिकॉर्डिंग से या उसकी तकलीफों से इतना फर्क नहीं पड़ता था जितना इस बात से कि आने वाले कल में मेरे कितने गाने रिकॉर्ड होने वाले हैं। तो देखिए क्या क्या बात बताई, कितनी अच्छी बात बताई कि मुझे इस बात से कोई मतलब तकलीफ नहीं है, मुझे रिकॉर्डिंग से कोई तकलीफ नहीं है या उसकी मुझे कितना संघर्ष करना पड़ा, नहीं। क्योंकि रिकॉर्डिंग में बच्चों समय लगता है, एक स्टूडियो से दूसरे स्टूडियो पहुंचने में भी समय लगता है। फिर वहां पर तैयारी देखनी पड़ती है, किस हिसाब की तैयारी है, वेट भी करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर लता मंगेशकर जी कह रही है कि मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि रिकॉर्डिंग के दौरान क्या समस्याएं आ रही हैं, कैसा चल रहा है, नहीं। मेरा ध्यान सिर्फ इस बात पर होता था कि मुझे कितने गाने रिकॉर्ड करने। फला फिल्म के खत्म होने के साथ मुझे नए कॉन्ट्रैक्ट की दूसरी नई फिल्मों के गाने कब रिकॉर्ड करने हैं, बस मेरा ध्यान इस चीज पर रहता था कि एक फिल्म खत्म हुई, दूसरी फिल्म का कॉन्ट्रैक्ट मिला, उसके गाने कब रिकॉर्ड करने हैं, और इन्हीं चीजों में मेरा दिन या मेरा जो समय बीत जाता था। ये बात बताई है यतेंद्र मिश्र को लता मंगेशकर जी ने। अब फिर से एक क्वेश्चन है, बचपन का कोई ऐसा सपना जिसे पूरा करने की हसरत, हसरत मतलब होता है बच्चों इच्छा, इच्छा मन में बहुत दिनों तक पलती रही हो, खास बात है इनकी ये। ऐसे प्रश्न बच्चों अक्सर इंटरव्यू जो लेता है, साक्षात्कार जो लेता है, ऐसे प्रश्न ये दिखाते हैं कि इंटरव्यूअर जो है इंटरव्यू लेने वाले के जीवन से संबंधित विभिन्न पक्षों पर, सिर्फ एक उपलब्धियों पर ही नहीं, जो उपलब्धियां नहीं भी रही या किस तरीके का संघर्ष झेला, क्या कठिनाई आई, या कोई अधूरा सपना जो आप अब पूरा करना चाहते हैं, तो इन चीजों को पूछकर वो उस इंटरव्यू देने वाले के, साक्षात्कार देने वाले के जीवन के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालता है। यहाँ भी यतेंद्र मिश्र ऐसा ही कर रहे हैं, एक बहुत अच्छा इंटरव्यू ले रहे हैं। लता मंगेशकर अपने सपने के बारे में कह रही है कि ऐसा कोई खास तो सपना नहीं है, और इनकी अच्छी एक खूबसूरती बताता हूँ बच्चों लता मंगेशकर जी की। ये किसी भी प्रश्न का उत्तर बड़े हंस कर देती थी। यदि आपने इंटरव्यू कोई देखा है तो आप जो है देख सकते हैं, इनकी क्वालिटी थी, ये बड़े ही शानदार तरीके से, बड़ी हल्की सी मुस्कान इनकी होती थी और बड़े मन से मुस्कुराती थी और अच्छा जवाब देती थी। इन्होंने कहा कि कोई खास ऐसा सपना नहीं है, मगर आपको बचपन की एक बात बताती हूँ। मेरे पिताजी उस समय जीवित थे। जब वे अपने कार्यक्रमों के लिए तैयार होते थे तो उनको जितने मेडल मिले थे वे अपने कपड़ों पर सीने के बाईं ओर लगाते थे। वह जमाना ऐसा था जिसमें यह प्रचलन था, प्रचलन मतलब ये बात ट्रेंड में थी कि कपड़ों के ऊपर मेडल लगाकर आप जो है प्रोग्राम्स में या कोई अवार्ड सेरेमनी है उसमें पहुंचना होता था, ट्रेंडिंग में था। कलाकार लोग अपने प्रदर्शनों में मिले हुए मेडल पहनकर ही बैठते थे। मुझे जगह तो याद नहीं, मगर यह ठीक से याद है कि पिताजी के अलावा बाहर के किसी कलाकार को जो सबसे पहले मैंने गाते सुना है वह पंडित कुमार गंधर्व थे। इन्होंने जिक्र किया है पंडित कुमार गंधर्व का।
कुमार गंधर्व जी जब काली शेरवानी पहनकर और इतने सारे ढेर सारे मेडल लगाकर गाने के लिए बैठे, तो वह बात मुझे बहुत पसंद आई। मुझे तब हमेशा यह लगता था कि जब मैं बड़ी हो जाऊंगी, तब मुझे भी ऐसे ही मेडल मिलेंगे, जिसे लगाकर मैं भी किसी कार्यक्रम में जाऊंगी। तो ये इनकी इच्छा रही है। इनको लगता था कि जो बड़े-बड़े कलाकार हैं, जो गायक हैं, जो ड्रामा कंपनी में काम करते हैं, जिनके पास बहुत ज़्यादा मेडल हैं और वो मेडल लगाकर जाते हैं और शौक से गाते हैं या कार्यक्रम अटेंड करते हैं, तो कहीं न कहीं ये चीज़ जो है नए-नए कलाकारों पर, नए-नए जो गायक हैं, एक्टर हैं, उन पर एक बच्चों छाप छोड़ती है, मोटिवेशन का काम करती है। यही बात जो है लेखिका के मन में भी आई, उनको भी प्रेरित किया कि काश मेरे पास भी जब मेडल होंगे, तो मैं भी किसी कार्यक्रम में इतने सारे मेडल पहनकर जाऊँगी। यतीन्द्र मिश्र कह रहे हैं, अगर हम समय के चक्र अर्थात टाइम मशीन को घुमाकर 1949-50 में ले जाएं, तो आपके फिल्मों से संबंधित सांगीतिक जीवन की शुरुआत, मतलब कि आपका जो संगीत का जो सफर था वो शुरू हुआ, उनमें कौन-कौन से डायरेक्टर आते हैं? खेमचंद प्रकाश, शंकर जयकिशन, हुसन लाल भगतराम जैसे म्यूजिक डायरेक्टर आते हैं। बच्चों ये है, आप देख पा रहे हैं, ये है खेमचंद प्रकाश जी की, ये बहुत पुरानी तस्वीरें हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देख पाएंगे दूसरी पिक्चर में शंकर जयकिशन जी हैं, दोनों हैं, शंकर जी भी हैं, जयकिशन जी। ये तीसरी पिक्चर है हुसन लाल भगतराम। ये बहुत ही महान जो है म्यूजिक डायरेक्टर रहे हैं, जिन्होंने खूब सारे गाने लिखे हैं और जो है सिंगर को डायरेक्ट करते हैं किस तरीके से गाना है। ये 1950 के आसपास की बात है। आपको मजबूत जमीन बनाने के लिए कुछ गानों का नाम यहाँ दिया गया है कि भाई इन्होंने आपको कुछ गाने दिए, जैसे आएगा आने वाला कल महल फिल्म का, हवा में उड़ता जाए मोरा लाल दुपट्टा मलमल का, बरसात मूवी का ये गाना, और चले जाना नहीं नैन मिला के बड़ी बहन जैसे गाने मिलते हैं। इससे एक नए युग का सूत्रपात होता है। सूत्रपात मतलब होता है कि इससे एक नए युग की शुरुआत होती है, जो कहीं आपके कद को बड़ा बनाने में मददगार रहता है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि यदि उस जमाने में ए आर रहमान को तो बच्चों आप जानते ही होंगे, और आए होते, जतिन ललित आए होते, शंकर एहसान लॉयल, ये बच्चों नाम है जो म्यूजिक डायरेक्टर हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा शंकर महादेवन, जैसा कि यहाँ पिक्चर भी दी गई है, ये और एहसान नुरान जी हैं, और ये जो आप देख पा रहे हैं तीसरी पिक्चर लॉय मेंडोसा, ये तीनों म्यूजिक डायरेक्टर रहे हैं। तो ये कहना चाह रहे हैं यतीन्द्र मिश्र कि 1940 से 50 के दशक में यदि खेमचंद प्रकाश, शंकर जयकिशन की जगह पर ए आर रहमान, जतिन ललित या शंकर महादेवन जैसे म्यूजिक डायरेक्टर रहते, तो ये कैसे गाने बनाते, गाने कैसे बनते। उस समय आएगा आने वाला की आमद कैसी होती। आमद मतलब कि भाई जो पैसा कमाया गया वो है आमद। लता मंगेशकर जी हंसते हुए कह रही है, बड़ा मजेदार प्रश्न है आपका, कहना मुश्किल है, इस पर क्या बोलूं, समझ में नहीं आ रहा कि वाकई अगर ऐसा हुआ होता तो ये गाने कैसे बनते। यह विचार और कल्पना तो सुनने में बड़ी अच्छी लगती है, पर मैं पूरी तरह से इसका आकलन नहीं कर सकती। आएगा आने वाला कल को ए आर रहमान ने बनाया होता, या हवा में उड़ता जाए लाल दुपट्टा मलमल का को जतिन ललित ने, तो कैसा प्रभाव होता। मगर मैं इतना जरूर जानती हूँ कि कुछ बहुत बढ़िया ही होता, या बिल्कुल दूसरे अंदाज में सामने आता, जिसकी शायद धुनें और तर्जें भी अलग होती। मैं आपसे प्रश्न करती हूँ कि जो मेरे गाने रहमान ने बनाए या जतिन ललित के लिए मैंने मेरे ख्वाबों में जो आई, ये बच्चों आपने गाना सुना ही होगा, बहुत प्रसिद्ध गाना रहा है, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, मेरे ख्वाबों में जो आए आके मुझे छेड़े जाए, ये गाना लता मंगेशकर जी ने गाया है। देखो यहाँ कह रहे, ये पता चलता है एक बड़े कलाकार की निशानी। बड़ा कलाकार कभी भी जो है किसी छोटे कलाकार को या किसी म्यूजिक डायरेक्टर को छोटा नहीं दिखाता है। वो हमेशा कुछ न कुछ यूनिक आंसर देता है, जिससे कि उसकी खासियत का, उसकी काबिलियत का, उसकी महानता का पता चलता है। ये कह रही है कि मुझे नहीं पता कैसे गाते, लेकिन वो ये कह रही है कि कुछ अच्छा ही निकल के आता। ये कहते हैं दूसरे अंदाज में सामने आता, जिसकी धुनें और तर्जें भी बिल्कुल अलग होती। ये दर्शाता है कि एक बड़ा कलाकार जो है वो कितना महान है, किसी को नेगेटिव या छोटा नहीं दिखा रहा है, खुद को सुपीरियर नहीं दिखा रहा है, बल्कि वो ये दिखा रहा है कि कोई भी कलाकार है, कलाकार एक कलाकार होता है और उसकी एक अपनी पहचान होती है। सबका अपना अलग-अलग तरीका होता है, सब अलग-अलग तरीके से गा भी सकते हैं, कंपोज भी कर सकते हैं और डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अब ये इसका उदाहरण दे रही है, मेरे गाने रहमान ने बनाए या जतिन ललित के लिए मैंने मेरे ख्वाबों में जो आए गाया है, उसे श्याम सुंदर जी, नौशाद साहब या अनिल विश्वास ने रचा होता, तो आपके लिहाज से वह किस तरह बनता।
यह वाकई बहुत रोचक और सोचने वाली बात है। ये बहुत पुराने कलाकारों की बात की गई है। ये जो महादेवन जी हैं, ये तो अभी भी हैं, हमारे रिसेंट में भी काफी गाने लिखते हैं। आप इनको किसी न किसी बड़े से बड़े मंच पर जो टीवी पर आते हैं, उन पर भी आप देख सकते हैं, इंडियन आइडल जैसे प्लेटफॉर्म वगैरह पर। ये कह रही है कि समय के हेर फेर से हमारे गीतों का स्वभाव कैसा होता है। इतना जरूर मैं कहना चाहूंगी कि पुराने समयों में जब मैंने महल, बड़ी बहन, बरसात, तराना, बाजार और संगदिल जैसी फिल्मों के लिए पार्श्व गायन किया। पार्श्व गायन मतलब होता है बच्चों की, आपने देखा होगा कि गाना पीछे चलता रहता है और जो है कलाकार या एक्टर जो है उस पर अपना प्रदर्शन करता रहता है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं पार्श्व गायन। चलिए, उस समय तकनीक रूप से सिनेमा में बहुत तरक्की नहीं हुई थी। आएगा आने वाला में मुझे हाल में बहुत दूर से चलकर दबे पांव रिकॉर्डिंग वाले माइक तक आना पड़ता था और उसी अनुपात में रिकॉर्डिंग के माइक पर स्वर का उतार चढ़ाव कैद किया जाता था। ये जो है ये सीन दिखाया गया है यहाँ पर। ये आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक कॉमिक की फॉर्म में इस चित्र को बनाया गया, जिसमें जो है आप कार्टून के फॉर्म में देख सकते हैं। ये लता मंगेशकर जी हैं और ये गाना रिकॉर्ड किया जा रहा है स्टूडियो में। अब आगे लिखा है, बहुत सारे ऐसे गाने मुझे याद है जिसमें कुछ विशेष प्रभावों को देने के लिए अनिल विश्वास, श्याम सुंदर, सजाद हुसैन, सलील चौधरी और सी रामचंद्र के कुछ नए तरीके और अजीबोगरीब टोटके आजमाए जाते थे, जिनसे गीतों में बहुत प्रभाव पैदा हो सका। आज जो स्थिति है और जिस तरह हमारी तकनीक विकसित हो चुकी है, उसमें अगर इन लोगों को काम करने का मौका मिलता तो तब तो कमाल ही हो गया होता। न जाने कितना और अधिक एडवांस किस्म का ये लोग संगीत रच पाते। आप सोच सकते हैं, ठीक उसी तरह जैसा सुंदर और स्तरीय संगीत आज के संगीतकार बना रहे हैं, रहमान, जतिन ललित या तमाम अन्य लोग, अगर पीछे जाकर काम करते तो कितनी मुश्किलें आती, कितना संघर्ष करते हुए वे सब अपना गाना बनाते, इसका अंदाजा भी लगाया जा सकता है। मेरे लिए यह काम मेरे लिए भी यह कम चुनौती की बात नहीं कि मैं अनिल विश्वास की धुनों जैसा काम रहमान के साथ कर रही होती और उसी तरह इन नए लोगों की धुनों पर नौशाद साहब के लिए रिकॉर्डिंग करती तो कैसा होता। यहाँ कुल मिलाकर बच्चों म्यूजिक जो डायरेक्टर हैं, म्यूजिक इंडस्ट्री के लोग हैं, उनके बारे में यहाँ पर जिक्र किया गया है। यहाँ यही बताया गया कि देखिए, समय जो है अपने हिसाब से नई नई चुनौतियां लेकर आता है और नई नई चुनौतियों के साथ नए नए समाधान भी निकलते हैं। पुराना समय था 1950-60 के दशक में, संगीत के क्षेत्र में इतना तकनीकी विकास नहीं हुआ था। तब मेहनत ज्यादा होती थी, गाने जो है रिकॉर्ड करने में, गायन में और एडिटिंग वगैरह में बहुत बहुत समय लगता था, क्योंकि तकनीक उतने उत्तम दर्जे की विकसित नहीं थी। लेकिन आज के समय में तकनीक जो है बिल्कुल एडवांस किस्म की हो गई है। ये लोग एडवांस किस्म के गाने भी रचते हैं और जो है आज के समय में गाने जो रिकॉर्डिंग या गाने का जो प्रचलन है वो भी कुछ अलग हो गया है और तकनीक ने गाने के लेवल को जो है अब बहुत बेहतर बना दिया, ये लेखिका कहना चाहती है। यतीन्द्र मिश्र फिर से एक प्रश्न पूछते हैं, इस समय विषय परिवर्तन करते हुए आपके कुछ व्यक्तिगत सवाल पूछने का मन हो रहा है, आपके आपसे। इस संदर्भ में आपके व्यक्तित्व को देखते हुए यह बात दिमाग में आती है कि आपने रंगों से हमेशा परहेज किया है। अब जो है इनके निजी लाइफ, संगीत से अलग हटकर जो प्रोफेशनल से पर्सनल क्वेश्चन जो है लेखक पूछ रहा है, और वो भी कि रंगों के बारे में, कि आपके जीवन में ऐसा दिखाई लगता है मानो आपने रंगों से की दुनिया से परहेज किया है, विशेषकर आपके पहनावे में। इस बात का ध्यान रखा गया कि कहीं से भी रंगों का कोई भी दर्शना अभिव्यक्त ना हो सके। ये बच्चों अक्सर जो है सफेद रंग की साड़ी पहने आपको दिखती थी लता मंगेशकर जी, बहुत सारे गानों में, या वैसे भी कहीं किसी प्रोग्राम में जाना है, कार्यक्रम में, तो सफेद रंग की साड़ी और उस पर रंगीन धारियां, गुल बूटों और पल्लों का रंग छोड़कर कहीं भी आपको रंग नहीं दिखता था इनके कपड़ों में। तो इससे संबंधित प्रश्न पूछा। ऐसे में एक ख्याल मन में आता है कि आप रंगों का त्योहार होली कैसे मनाती होंगी। अब होली तो बच्चों त्योहार ही रंगों का है। तो लेखक ने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा इंटरव्यू लेने वाले ने, कि रंगों से आपको कहीं ऐसा तो नहीं कि रंगों से परहेज है, आप रंगों से प्रेम नहीं करते। और इसके संदर्भ में उन्होंने होली से संबंधित प्रश्न पूछा। होली को लेकर कोई स्मरण, संस्मरण, संस्मरण मतलब कोई यादाश्त हो आपकी, या व्यक्तिगत रुचि की कोई बात जो आप साझा करना चाहें। इस पर जो है लता मंगेशकर जी कहती हैं कि ऐसा नहीं है कि मुझे रंगों से परहेज है, नहीं, या मैं होली नहीं खेलती, हम होली भी खेलते थे। अपने बचपन की बात बताती है लेखिक लता मंगेशकर जी। हम होली खेलते थे, यह बहुत पहले की बात है, जब मेरे पिताजी जीवित थे। आजकल तो हमने होली खेलना ही बंद कर दिया। पहले सारा दिन रंग से खेलना
भीगना और बाद में जाकर देर शाम को नहाना, अब यह सब खेलों में से हमें अच्छा नहीं लगता है। यह जो होली पूरे देश में प्रचलित है, हम उसे होली की तरह नहीं मानते। मेरा मतलब यह है कि होली के एक दिन पहले जब होली को जलाते हैं और उस समय होलिका की पूजा होती है, उसमें जो प्रसाद चढ़ाया जाता है, उन तमाम तरह की मिठाइयों को होलिका में डालते हैं। नारियल भी होलिका में आखिरी में जलाया जाता है, जिसे जल जाने के बाद आग से निकालकर उसे फोड़कर प्रसाद लेते हैं। वह जो राख बनती है उसे उठाकर दूसरे दिन एक दूसरे पर डालते हैं। इसे हम लोग गुड़वड़ कहते हैं। देखिए इनकी बच्चों जो लता मंगेशकर जी है, ये कह रही हैं आज जो होली मनाई जाती है, मतलब रंगों वाली होली, रंग बिरंगा गुलाल लगाना या फिर रंग डालना, ये होली बोली बता रही है कि हमने बंद कर दी है। पहले बहुत खेलते थे, दिन भर खेलते थे, शाम को हम नहाते थे और जो है एक वर्णन दिया होलिका दहन का कि होलिका दहन भी हम खूब मनाते थे। किस तरीके से मनाते थे ये बताया गया है होलिका के बारे में। विशेषकर नारियल का महत्व यहाँ पर बताया गया। नारियल जलाते थे, जब जलाया जाता था, जल जाने के बाद आग से निकाल कर उसको तोड़कर प्रसाद लेते थे और उसे हम गुड़वड़ कहते थे। होली के 5वें दिन रंग पंचमी आती है। उस दिन मेरी माँ, पिताजी, हम सब भाई बहनों को केसर घोलकर थोड़ा छिड़कते थे। माँ घर में कुछ मीठा बनाती थी, जो भगवान को चढ़ाकर हमें प्रसाद के रूप में खाने को मिलता था। हम सभी की अलग-अलग आरतियाँ भी माँ उतारती थी और इस तरह हमारे घर में बचपन में होली का त्योहार मनता था। यह होली जो आजकल प्रचलित है, इसका कोई प्रभाव हमारे घर में नहीं था। वर्तमान समय की जो होली आजकल मनाई जाती है, वो जो है लता मंगेशकर के घर में कभी नहीं बनी। अब दूसरे त्योहारों की बात कर रही है लेखिका, ये तो होली की बात थी। अब चलते हैं भारत का प्रसिद्ध त्योहार दशहरा और दिवाली के बारे में क्या विचार है। हमारे यहाँ दशहरा या दिवाली का ज्यादा महत्व था। नवरात्रि भी बहुत धूमधाम के साथ हम लोगों के यहाँ मनती है। नवरात्रि के पहले दिन हम गुड़ी पड़वा मनाते हैं। ये बच्चों महाराष्ट्र का बहुत प्रसिद्ध त्योहार है। महाराष्ट्र के दो त्योहारों की बात मैं यहाँ करना चाहूंगा। पहला है गणेश चतुर्थी, बहुत प्रसिद्ध त्योहार है। दूसरा त्योहार कहेंगे हम गुड़ी पड़वा। गुड़ी पड़वा, ये जो दो जो त्योहार है महाराष्ट्र के बहुत ही प्रसिद्ध त्योहार है। गुड़ी पड़वा कैसे मनाया जाता है, कैसे क्या बताया है लता मंगेशकर जी ने, उसको पढ़ते हैं। जिसका विशेष महत्व है, इसमें हम घर में बाहर गुड़ी बांधते हैं और कलश स्थापना करते हैं। कलश मतलब एक लाइक अ पॉट, उसको स्थापित करते हैं। सूर्योदय के समय गुड़ी पर बतासों की माला या हार बनाकर चढ़ाई जाती है, जिसे सूर्यास्त होने तक उतार लिया जाता है और प्रसाद के रूप में घर के सभी सदस्य उसे लेते हैं। किसको लेते हैं? जो बतासों की माला है। बतासे क्या होते हैं बच्चों, जैसे ये देख पा रहे हैं आप। साथ ही साथ में मैं बच्चों आपको चित्र में भी दिखा रहा हूँ गुड़ी क्या है और बतासा क्या है, कैसे माला बनाकर लटकाई जाती है, ये सब आप यहाँ से समझ सकते हैं। प्रसाद के रूप में उन बतासों को खाया जाता है। यह एक बहुत महत्वपूर्ण आयोजन है हमारी तरफ। और ऐसी मान्यता है कि भगवान राम 14 वर्ष बाद जब अयोध्या लौटे थे, तो हर घर में ऐसे ही बतासों की लड़ी सजाकर गुड़ी बांधी गई थी। हर एक राज्य में बच्चों अलग-अलग तरीके का सिस्टम है। आपने देखा कि जिस तरीके से उत्तर भारत में क्या करते हैं, खुशी में दीप जलाए जाते हैं। महाराष्ट्र में क्या किया जाता है, गुड़ी बांधी जाती है, गुड़ी बतासों से बनाई जाती है। महाराष्ट्र में ऐसा भी कहा जाता है कि पहले दिन गुड़ी बांधने के बाद 9 दिन तक उत्सव मनाया जाता है, जिसके अंत में रामनवमी नवमी पर राम जी के जन्म की तिथि रामनवमी आती है। ये बड़ा ही प्रसिद्ध त्योहार है यहाँ का गुड़ी पड़वा। अब आगे चलते हैं। तो यह त्योहार हम राम आगमन मानकर मनाते हैं, जबकि बाकी जगहों पर दुर्गा की आराधना में नवरात्र होता है। महाराष्ट्र में उस तरह नवरात्र नहीं मनता, जिस तरह गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान में दुर्गा की आराधना में यह त्योहार मनाया जाता है। तो बच्चों हर एक जगह पर जो है रामनवमी के तो बच्चों आप देख पाएंगे कि हर राज्य में राम जी के आगमन पर जो त्योहार मनाने का जो प्रचलन है वो अलग है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ जो है दुर्गा की आराधना की जाती है, दुर्गा माता की। और जो है महाराष्ट्र में इस तरीके का कुछ नहीं होता है, सिर्फ भगवान राम के आगमन की खुशी में गुड़ी पड़वा त्योहार मनाया जाता है। अब यतीन्द्र मिश्र और आगे बढ़ते हुए कहते हैं, त्योहारों की कोई ऐसी बात जो आपके शुरुआती जीवन में परंपरा की तरह निभती रही हो और जिसे आपने बाद में पूरी आत्मीयता के साथ निभाना जारी रखा हो। अब त्योहारों के बारे में प्रश्न पूछे जा रहे हैं कि शुरुआती जीवन में आपके घर में परंपरा रही होगी, लेकिन बाद में आपने उसे पूरी के पूरे मन से उसे निभाया हो। लता मंगेशकर जी इस पर कह रही हैं, ऐसी कोई खास बात मुझे याद नहीं आती। निसंदेह इतना जरूर कहना चाहूंगी, अलबत्ता का मतलब होता है बच्चों निसंदेह, कि 50 का दशक रहा होगा जब मैं फिल्म इंडस्ट्री में नई नई आई थी
और मेरा काम कुछ चल निकलना शुरू हुआ था। उस दौरान मैंने कुछ सालों तक दिवाली के दिन अपने सीनियर म्यूजिक डायरेक्टर्स के यहाँ मिठाई लेकर जाने का चलन शुरू किया था। आप सुनकर हैरान होंगे कि मैं ऐन दिवाली के दिन तड़के 5 बजे नहा धोकर बहुत सारे संगीतकारों के घर मिठाई लेकर पहुंच जाती थी। देखिए कितनी बड़ी मतलब श्रद्धा की बात है और एक प्रेम की बात है कि जो गायिका लता मंगेशकर है, वो किसी एक ट्रेंड को बनाती है और जो है उसे फॉलो भी करते हैं। उन्होंने एक चलन बनाया क्या कि म्यूजिक डायरेक्टर के घर मिठाई लेकर जाना। अक्सर हम बच्चों दिवाली पर मिठाइयाँ बाँटकर जो है अपना प्रेम जो है व्यक्त करते हैं। आपके घर में भी कहीं न कहीं से ज़रूर मिठाइयाँ आती होंगी। तो ये ट्रेंड जो है लता मंगेशकर ने भी फॉलो किया। ये कहती है कि मैं सुबह 5 बजे उठकर नहा धोकर और सभी म्यूजिक डायरेक्टर के घर जो है मिठाई पहुँचाने जाती थी। एक बार अब वाकया बता रही है क्या कि एक बार बड़ा मजेदार वाकया हुआ कि मैं नौशाद साहब के घर बहुत सुबह करीब 5:30 बजे ही पहुंच गई। जब कॉल बेल बजा तो वे उनींदे उनींदे का मतलब होता है बच्चों कि वे नींद में थे लेकिन जो है जबरदस्ती उठकर आए हैं। ठीक है, ऐसी स्थिति जब होती है उसको बोलते हैं उनींदा। से नौशाद साहब मुझे गेट पर खड़ा देखकर डर गए। वे डरकर पूछने लगे, लता भाई सब खैरियत? खैरियत मतलब कि सब ठीक ठाक तो है? इतने सवेरे क्या मुसीबत आन पड़ी? मैंने उन्हें हंसकर कहा, कुछ नहीं नौशाद साहब, आज दिवाली है तो आपको बधाई देने और मिठाई पहुंचाने चली आई। इस पर वे बोले, अरे इतनी सुबह क्यों परेशान हुई? तब मैंने उनको हंसते हुए जवाब दिया, नौशाद साहब आपके अलावा मुझे अभी 2-3 जगह अनिल विश्वास जी, रोशनलाल, मदन भैया और बर्मन दा के यहाँ भी जाना है। ये सब बच्चों बड़े-बड़े म्यूजिक डायरेक्टर थे जिनका नाम यहाँ पर लिया है लता मंगेशकर जी। नौशाद साहब, अनिल विश्वास, रोशनलाल, मदन भैया, बर्मन दा, ये सब बहुत बड़े-बड़े कलाकार रहे हैं म्यूजिक इंडस्ट्री के जिनका नाम बताया। तो लता जी कह रही हैं कि मैंने कहा कि ये तो पहली शुरुआत है आपके घर से, अभी तो मुझे बाकी लोगों के घर भी जाना है। इस पर वे लाड से भरकर बोले, हाँ मैं भूल गया, लेकिन पहले बैठो चाय पियो, मुंह मीठा करो फिर जाने देंगे। फिर बोले, लता तुम हम सबको मिठाइयाँ बाँट रही हो, लेकिन हम सारे संगीतकारों को मिलकर तो तुम्हें मिठाइयाँ खिलानी चाहिए, जो तुमने हमारी धुनों में इतनी मिठास घोली है। नौशाद साहब से मैंने यही इतना भर कहा कि आप आशीर्वाद दीजिए कि आगे भी जीवन में हर दिवाली के साथ मैं और मधुर से मधुर गीत गा सकूं। ये एक बड़े कलाकार की एक महानता होती है कि जो इतना क्रेडिट दूसरे को दे रहा है। वो कह रही है कि ये जो आज मैं इतने एक मुकाम तक पहुंची हूँ, इतना सब कुछ हासिल किया है, ये आप लोगों की ही बदौलत है और मुझे ये जो आशीर्वाद दीजिए कि इसी तरह मैं दिवाली पर आऊं और आपके लिए मिठाइयाँ भी लाऊं और जो आप कह रहे हैं कि मैंने इतने मधुर गीत गाए हैं और ये सिलसिला गीत गाने का ऐसे ही चलता रहे। ये कहती है लता जी। आगे है यतेंद्र मिश्र कह रहे हैं, त्योहारों के संदर्भ में एक बात और ध्यान आती है। अधिकांश प्रदेशों में पर्वों और अनुष्ठानों से संदर्भित घर घर गीत गाए जाने का प्रचलन रहा है। उदाहरण के लिए होली के मौके पर फाग या धमार, बिहार में छठ पूजा पर छठ के गीत, जन्माष्टमी और रामनवमी पर ईश्वर के जन्म पर सोहर और बधवा बधवा नहीं बधावा आदि गाने का मामला। ये गीत ज्यादातर घर मोहल्ले की स्त्रियां ही गाती हैं। गायन एक रीति रिवाज की तरह कायम है। ऐसे में महाराष्ट्र के संदर्भ में आपके देखे कौन कौन से अवसर आए हैं? अब यहाँ पर जो है यतेंद्र मिश्र बड़ा अच्छा प्रश्न पूछते हैं क्योंकि वो म्यूजिक फील्ड से हैं और भारत में बच्चों विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग त्योहारों पर गीत गाने की प्रचलन है। जैसे सोहर गाया जाता है और बधावा, छठ पूजा पर छठ मैया के गीत गाए जाते हैं, होली पर फाग या धमार के गीत गाए जाते हैं। इसके अलावा और भी काफी जो है तीज पर एक त्योहार है, बड़ा प्रसिद्ध त्योहार है तीज। वहां पर उसमें भी जो है महिलाएं अक्सर इकट्ठा होकर झूल झूलती हैं, झूला झूलती है, तीज पर गीत गाती हैं। तो अब महाराष्ट्र के संबंध में लता जी से प्रश्न पूछा कि आपके महाराष्ट्र में कोई ऐसा प्रचलन जिसमें आपको याद हो? लता जी इस पर कहती हैं हंसते हुए, हमारे यहाँ होली और दिवाली पर तो इस तरह के घरों में गीत नहीं होता। यह जरूर है कि विवाह के बाद जब नई बहू घर में आती है तब एक पूजा होती है घरों में, जिसमें आस पड़ोस की बहुत सारी औरतें आती हैं। यह मंगला गौर कहलाता है। मंगला गौर क्या है? मंगला गौर है विवाह के बाद नई बहू जब घर घर में प्रवेश करती है तो आसपास की औरतें आती हैं, वे एक जो है इस तरीके के पूजा करती है, जिसे मंगला गौर कहा जाता है। सारी औरतें बिल्कुल मुग्ध भाव से गीत गाती। मुग्ध मतलब होता है बच्चों मन ही मन में प्रसन्न हो जाती। नई नई बहू के आने की खुशी में ये प्रोग्राम होता है और नाचती भी है बिल्कुल ठेठ गवई अंदाज में। यह मंगला गौर का उत्सव मनाया जाता है, मगर आहिस्ता आहिस्ता
वह भी अब सब खत्म हो रहा है। मुझे अच्छी तरह से याद है, जब मैं बहुत छोटी थी तब घर परिवार या पड़ोस से किसी की भी शादी के बाद यह मंगला गौर मनाया जाता था और हम सभी लोग उसमें खूब नाचते गाते थे। उनमें स्त्रियां नौटंकी और तमाशा की तरह कुछ कुछ करती थी, मतलब कोई कुछ भी रूप धार कर नाचता रहता था। ये बच्चों एक परंपरा थी महाराष्ट्र में मंगला गौर। लेकिन आज बच्चों जैसे जैसे आप देख पा रहे हैं, समय आधुनिकता की तरफ बढ़ रहा है। आप देख पा रहे हैं एआई का फील्ड हो गया है, तकनीक में बहुत सारा प्रगति हो गई है, तरक्की हो गई है। तो हम कहीं न कहीं इन जो पुरानी चीज़ें थी जो हमें खुशी, आनंद, सुकून देती थी, हम इनसे दूर हटते चले गए क्योंकि हमारी लाइफ जो है बहुत फास्ट हो गई है। तो लेखिका भी ऐसा ही कह रही है कि ये सब आहिस्ता-आहिस्ता खत्म हो गई। जो मंगला गौर उत्सव था ये भी धीरे-धीरे खत्म हो गया। लेकिन लता जी ये कहती है कि हमने खूब जो है खूब ऐसे कार्यक्रमों में हम खूब नाचे हैं, गाए हैं। महिलाएं नौटंकी करती थी, तमाशे करती थी, कोई भी रूप धरकर नाचती थी। यतीन्द्र मिश्र अब जो है आगे बढ़ते हुए कहते हैं, दीदी कोर्स में गाने वाली लड़कियों के साथ आपके कैसे रिश्ते रहे? कोर्स मतलब कि एक बच्चों होता है सिस्टम जिसमें मेन जो गायक होता है उसके साथ-साथ 3-4 जो है और बैक सिंगर होते हैं जो मुख्य सिंगर का जो है कि साथ देते हैं। तो उनको कोर्स वाली लड़कियों के बारे में प्रश्न पूछा है। क्या वे सब भी आप लोगों की गायकी में कोई सहयोग करती थी या उनका अलग ही विभाग होता था जो मुख्य पार्श्व गायक या गायिकाओं से अलग रहता था? लता जी इस पर कहती हैं, उस वक्त एक ऐसा ग्रुप था जो सब जगह जाता था। नौशाद साहब के यहाँ, मदन मोहन जी के यहाँ, शंकर जयकिशन, एस डी बर्मन और आर डी बर्मन, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, ये जितने भी लोग थे सभी के यहाँ एक ही ग्रुप की लड़कियां थी जो कोर्स में गाने जाती थी। इन सभी बड़े-बड़े महान म्यूजिक डायरेक्टरों ने एक ही ग्रुप जो है लड़कियों का रख रखा था जो मेन जो गायक है प्लेबैक सिंगर उसके साथ में यही लड़कियों का ग्रुप काम करता। इसलिए सबसे मेल मुलाकात में भी गहरी पहचान में बदल गई। मेरा कोर्स की लड़कियों के साथ बहुत अच्छा संबंध था। मतलब जितनी भी लड़कियां थी जो बिल्कुल मेरे घर जैसी थी, सबका ही घर में आना जाना होता था। मीना की शादी जब कोल्हापुर में हुई तो कोर्स की सारी लड़कियां और लड़के वहां आए थे और उन लोगों ने खूब गाने गाए और खूब डांस किया था। जहां तक मुझे याद पड़ता है मैंने सन 1960 में जो ग्रुप कोर्स गाने वालों का हमें मिला था वह लगभग 80 तक वैसे ही चला। 80 के पास जाकर वह बदल गया। फिर उनमें कुछ लड़कियों ने गाना बंद कर दिया था, कुछ लोगों ने गाना छोड़ दिया। तो मतलब यहाँ से पता चलता है कि एक बड़ा कलाकार, एक बड़ा गायक, महान कलाकार सभी के साथ जो है बनाकर रखता है। किसी प्रकार का आप देख पाएंगे जिस तरीके से यहाँ वर्णन किया है कि लता जी ने कहा कि पहचान में बदल गई, अच्छा संबंध हो गया। ये दर्शाता है उनकी मतलब ग्रेट पर्सनैलिटी को। कभी उन्होंने ये नहीं समझा कि ये तो मेरे से छोटे हैं, मैं मेन कलाकार हूँ, नहीं। उनके साथ भी जो है उन्होंने वैसा ही ट्रीट किया, बिहेव किया कि उनकी रिस्पेक्ट की। कभी उनको छोटा नहीं समझा बल्कि उनके साथ अपनेपन का भाव यहाँ पर दिखाया गया है। फिर बात की है कि 80 के बाद तो यह भी हो गया कि कोर्स वालों का म्यूजिक पहले रिकॉर्ड हो जाता था, बाद में हम लोग जाकर अपने गाना गा देते थे। उसे पहले के दौर में पुरुष और स्त्री आवाज के कोर्स हम लोगों के गीतों के साथ ही रिकॉर्ड होते थे, भले ही वह गाना डुएट हो या सोलो सॉन्ग। अक्सर मुकेश भैया और मेरे गाने या किशोर कुमार या मेरे गानों में कोर्स की लड़कियां साथ ही गाती थी। उनमें से कुछ गानों के नाम तो मुझे अभी भी याद है। कुछ एक लड़कियां बहुत सुरीला गाती थी जिनमें कविता, गांधारी, कल्याणी, सुमन और रेखा थी। इन लड़कियों के नाम लेखिका ने बताए कि ये मेरे साथ गाती थी और बड़ा अच्छा गाती थी। यह सब मुझे बड़ी भली और अच्छी लगती थी। कविता और गांधारी बहनें थी और दोनों साथ ही कोर्स में गाती थी। रेखा शादीशुदा बाल बच्चों वाली औरत थी जो अच्छी तरीके से कोर्स में साथ देती थी। कल्याणी की भी आवाज बहुत सुंदर थी। यह सब इतनी भली थी, जब रिकॉर्डिंग के लिए आती थी तो अक्सर वहां स्टूडियो में ज्यादा कुर्सियां नहीं होती थी। वे सब बड़े मजे से जमीन पर बैठती और अक्सर मैं भी रिकॉर्डिंग में जाकर वहीं जमीन पर बैठकर उन सभी के साथ बातें करती थी। ये जो बात कही है, ये तो बच्चों ऐसा लगता है कि मतलब किसी प्रकार का अपने गायन का कोई ईगो नहीं है। गायिका में ईगो नहीं है। कोई ऐसे नहीं कि मैं बहुत ग्रेट सिंगर हूँ, नहीं। वो फ़ील नहीं होने देती थी कि आप जो है कोर्स में गाने वाली हैं और मैं मेन सिंगर, नहीं। बल्कि ज़मीन पर बैठकर उनके साथ बातें करती। तो इससे क्या होता है बच्चों, जो मेन सिंगर है ऐसा करता है तो जो उनका साथ देने वाले लोग हैं,
हालांकि वो मुख्य सिंगर नहीं है, लेकिन उनमें अपनेपन का भाव पनपता है। वो अपने आप को मेन सिंगर से कनेक्ट कर पाते हैं, सुख दुख की बातें आपस में जो है शेयर कर पाते हैं। तो एक अपनत्व का भाव इनमें जो है उभर कर सामने आता है। महानता इसी चीज में होती है, जिस तरीके से लता जी ने यहाँ दिखाई जमीन पर बैठकर। यह मैं उन कोर्स गाने वाली लड़कियों की बात कर रही हूँ जो शुरुआती दौर में लगभग 50-60 के दशक में संगीतकारों के यहाँ कोर्स गाने जाती रही। आजकल का कुछ मालूम नहीं है, वह कौन कौन से लोग हैं और उनका सिंगर्स के साथ गाना रिकॉर्ड होता है अलग से, यह मुझे मालूम नहीं। मुझसे मिलने वाले जितने लड़के लड़कियां थी, उन सब ने बहुत बाद तक संपर्क बनाया हुआ था। तो यहाँ लेखिका ने अपने समय के जो कोर्स में गाने वाले लोग थे उनका जिक्र किया। यतेंद्र मिश्र अब पूछते हैं, संगीत की प्राचीन परंपरा में बहुत सारी जनश्रुतियां और कहानियां संगीत की गरिमा और शिखर देने के संदर्भ में कही जाती है। जनश्रुतियां मतलब कि जनश्रुतियां होती है बच्चों की, कई बारी आम लोगों में एक जो है अवधारणा प्रचलन में हो जाती है, ठीक है ना, कई बार मिथ भी हो जाते हैं। जनश्रुति बोलते हैं कि आम लोगों में जो कोई बात एक ट्रेंड सा पकड़ जाती है, ठीक है, उसको बोलते हैं जनश्रुति। कोई लोगों से लोगों सुनी गई बातों को जनश्रुति कहते हैं। मान के चलिए मैंने आपको कही, आपने किसी और को, थर्ड पर्सन है किसी फोर्थ को, फोर्थ ने फिफ्थ को, तो इस तरीके से जो कोई एक बात चेन बनकर किसी तक पहुंचती है उसको बोलते हैं जनश्रुति। तो यहाँ पर लेखक ने प्रश्न पूछा कि संगीत की परंपरा में ऐसी बातें होती हैं, या हम इस तरह से कह सकते हैं कि परंपराओं में व्याप्त रही हैं। मसलन स्वामी हरिदास तानसेन के युग की बहुत सारी कथाओं में यह मान्यताएं प्रचलित रही कि तानसेन के दीपक राग गाने से दिए जल उठे, या कि उनकी पुत्रियों ताना और रीरी के मेघ राग गाने से वर्षा होने लगी। इस तरह की अवधारणाओं पर आप किस तरह सोचते हैं? देखिए ये बच्चों संगीत का अब सत्र की बात आई। संगीत किस लेवल तक जा सकता है? संगीत में बच्चों अपनी ही ऊर्जा होती है, अपना ही लेवल होता है, ठीक है। ये माना जाता है कि संगीत ईश्वर का रूप है, ठीक है, मैंने इसको कहीं लिखा हुआ देखा था। और संगीत की अपनी ऊर्जा है, ठीक है, असीम ऊर्जा है। तो इसीलिए यहाँ लिखा कि जब तानसेन बच्चों बहुत ही महान कलाकार हुए हैं। आपने भी कहीं ना कहीं इनका नाम किसी न किसी किताब में, हिस्ट्री की किताब में तो जरूर सुना होगा कि तानसेन के बारे में एक बता रहे हैं यतेंद्र मिश्र की एक प्रचलित बात है। तानसेन के बारे में लोग ये कहते हैं कि जब वे दीपक राग गाते थे, एक ये राग की बच्चों एक खास मतलब खास एक तरीका है जिसको दीपक राग कहते हैं। तानसेन जी जब गाते थे तो ये माना जाता है कि जब वे दीपक राग गाते थे तो लोग कहते हैं कि जो आसपास दिए रखे होते थे वो जल उठते थे। या फिर उनकी जो बेटियां थी ताना और रीरी, वे जब मेघ राग गाती, ये भी एक प्रकार का राग है बच्चों, दीपक राग अलग है, मेघ राग अलग है। तो जब वो दोनों बेटियां तानसेन की ये मेघ राग गाती थी तो जो सुनने वाले हैं या लोग ऐसा बताते हैं कि मेघ राग सुनकर जो है बारिश होने लग जाती थी। क्या आप इन अवधारणाओं पर विश्वास करती हैं? ये अब बड़ा अच्छा प्रश्न है। अब देखते हैं लता जी कैसे इसका उत्तर देती हैं। लता जी ने कहा, यह जिस जमाने की कथाएं हैं जिसमें हरिदास बाबा और तानसेन जैसे महान संगीतकारों के लिए ऐसा कहा गया, तो हो सकता है कि उनकी कला में कोई सच्चा सुर या आत्मा की आवाज लगी होगी, तो कुछ ऐसा घट गया होगा। तो जब बच्चों कोई व्यक्ति बहुत मन से, आत्मा से, दिल से गाता है, ठीक है, तो लेखिका कह रही है कि हो सकता है कि ऐसा हुआ भी हो, क्योंकि संगीत में ऐसी शक्ति है, असीम शक्ति है संगीत में, ठीक। तो संगीत के क्षेत्र में इतनी ऊर्जा है, इतना स्वर है, इतना कहें कि लय सुर ताल है कि हो सकता है कि वह बात सत्य हो गई हो कि ताना रेरी ने मेघ राग गाया हो, बारिश हो गई हो। अब ये एक ऐसा किस्सा सुनाएंगे, देखना ध्यान से। ऐसा हम आदर में मान लेते हैं, परंतु यह निश्चित ही हुआ होगा। यह कम से कम मैं नहीं कह सकती, क्योंकि ऐसा मेरे साथ अनुभव नहीं है। हालांकि मैं यह मानती हूँ कि संगीत में वह असीम शक्ति है कि कुछ अप्रत्याशित वह जरूर रच देता है। संगीत के बारे में बताया कि जिसकी घटना होने की कोई संभावना नहीं है। अप्रत्याशित का मतलब होता है बच्चों कि कोई ऐसी घटना हो जाती है जिसकी आप कल्पना भी नहीं करते हैं, तो उसको बोलते हैं अप्रत्याशित, जिसका अनुभव भी कई बार हमें हुआ है। अब ये उदाहरण दे रही है, देखना क्या बताएंगी। कई बार अपने बाबा पंडित दीनानाथ मंगेशकर को सुनते हुए मैं भी कुछ अनुभव करती थी। क्या अनुभव करती थी? आपको एक वाकया बताती हूँ। मैं मुंबई में उस्ताद अली अकबर खां और पंडित रविशंकर का एक कंसर्ट सुन रही थी। मैं श्रोताओं की पंक्ति में बिल्कुल आगे बैठी अली अकबर भाई का वादन सुन रही थी। अली अकबर बहुत ही प्रसिद्ध कलाकार हुए हैं बच्चों।
और पंडित रविशंकर भी बहुत महान कलाकार हुए हैं। वे अत्यंत मंत्रमुग्ध होकर किस्म का वादन कर रहे थे। तभी कुछ समय बीता होगा, मसलन 50-60 मिनट की ठंड से उनके सरोद का एक तार टूटा और उन्हें बजाना बंद करना पड़ा। सरोद बच्चों एक इंस्ट्रूमेंट है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, जिसे कौन बजाते हैं? बात करें तो अली अकबर जी। अचानक से टूट गया, बहुत सुंदर गा रहे थे, सब लोग खुश हो रहे थे। जब वे उठकर पीछे ग्रीन रूम में गए तो उनसे मिलने मैं भी वहां गई। मैंने बोला, आप बहुत सुंदर बजा रहे थे, काश कि यह तार न टूटता तो हम पूरी तरह से राग को अंत तक सुन पाते। इस पर अली अकबर भाई ने एक बड़े मार्मिक बात कही जो आज तक मैं नहीं भूलती। वे बोले, बहन, जब सुर में तार लगता है तो टूट जाता है। अर्थात यहाँ कितनी बड़ी बात कही है कि जब बहुत ज्यादा ही स्वर में गाया जाता है और आत्मा से, मन चित्त हृदय से जब गाया जाता है और कोई चीज बजाई जाती है तो अक्सर ऐसा हो जाता है कि जो इंस्ट्रूमेंट है वो भी उस सुर को या ताल को, लय को, स्वर को सहन नहीं कर पाता और उसकी पीड़ा में वह भी टूट जाता है। तो यह समझाया गया यहाँ पर कि जब कोई सुर में तार लगता है तो टूट ही जाता है। उन्होंने अपने सुर को इतने पवित्र भाव से इतना डूबकर लगाया कि सरोद का तार टूट गया। इस प्रसंग से मुझे यह लगता है कि संगीत की सीमा इतनी अत्यंत है कि तार भी शुद्ध स्वर का आघात सहन नहीं कर पाता, टूटकर अलग हो जाता है। आज जब उस्ताद अली अकबर खां या पंडित रविशंकर के संदर्भ में इन बातों को सोचती हूँ तो इस बात पर विश्वास करने का मन होता है कि हो सकता है मियां तानसेन से कोई ऐसा सच्चा सुर जरूर लगा होगा कि बारिश हो गई हो या फिर दीपक जल उठे हो। तो बच्चों यहाँ पर संगीत की शक्ति की बात की है, कितनी शक्ति है संगीत में। आपने भी जरूर कोई ना कोई गाना इतने मन से सुना होगा कि आप उसको अक्सर कई बार सुनते होंगे। सभी के अपने अपने मनपसंद गाने होते हैं, तो जब आप सुनते हैं तो आप उस गाने की धुन में खो जाते हैं। अब यतीन्द्र मिश्र जी अगला प्रश्न कहते हैं कि दीदी आप तो घर घर में व्याप्त है। व्याप्त मतलब कि आपका जिक्र जो है हर घर में किया जाता है क्योंकि प्रसिद्ध ही इतनी है, इतने गाने लिखे गाए हैं, इतनी सुरीली आवाज है कि लोग सुबह से लेकर शाम तक जो है सुनते रहते हैं। आपकी आवाज से लोगों को की सुबह होती है। अगर अतिरेक नहीं कर रहा तो यह कहना वाजिब है। वाजिब का मतलब जायज, अतिरेक मतलब कि ज्यादा बढ़ाई तो नहीं कर रहा, ऐसे मतलब बोल देते हैं कि ज्यादा तो नहीं कह सकता, लेकिन यह कहना वाजिब है कि आप अमर हैं और दूसरी लता मंगेशकर होना इस दुनिया में संभव नहीं है। अब इस बात पर बच्चों हंसकर कहती है लता मंगेशकर जी, मुझे भगवान ने बहुत कुछ दिया है, मुझे किसी बात की शिकायत नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ। आप जैसे लोग अगर यह मानते हैं कि मैं अमर हूँ तो यह मुझे मिलने वाला उस प्यार जैसा ही है जो दुनिया ने मुझे दिया है। मेरा गाना अमर है पर शरीर तो अमर नहीं। इन्होंने बच्चों ऐसा ही एक गाना भी लिखा है कि मेरी आवाज ही मेरी पहचान है और इस तरीके का गाना कि नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज ही मेरी पहचान है, गर नाम रहे तो, कुछ ऐसे इसी तरीके का इन्होंने गाना भी लिखा है। तो इनका ये मानना है, मानना क्या सभी की साथ ही है, दुनिया ने जो मुझे दिया है, मेरा गाना अमर है पर शरीर तो नहीं, उसे तो जाना ही है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों या किसी न किसी दिन। इस बात पर मुझे अफसोस नहीं होता, वह तो होकर ही रहेगा। हमारे जहाँ यही कहा जाता है, गाँव गेला वाहुन, नाव गेला राहुन, अर्थात गाँव तो बह जाता है लेकिन जो नाम है वह रह जाता है। मैं इसको हमेशा से मानती रही हूँ। एक बात की मुझे सबसे ज्यादा खुशी है कि मैंने अपने पिता का नाम थोड़ा ही सही मगर आगे बढ़ाया। कितनी महान बात है। ये एक बच्चों औलाद के लिए सबसे बड़ी बात है। क्या? कि पिता ने बहुत कुछ किया, पिता ने आसमान की बुलंदियों तक लेके गया, अपने बच्चे को पढ़ाया लिखाया, सारी चीजें उपलब्ध कराई, लेकिन पुत्र का भी धर्म है, पुत्र या पुत्री का भी ये धर्म है कि बेटा बेटी का भी ये धर्म है कि जिस पिता ने आपको बड़े नाज से, बड़े लाड प्यार से पाल पोस कर इतना बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, आपकी हर चीजें मानी, ठीक, तो आपका भी एक कर्म है कि आप उस पिता का नाम रोशन करें। ये कह रही हैं, लेकिन लता जी कह रही हैं, इतनी बड़ी गायिका कह रही है कि मुझे और चाहे किसी बात की कोई वो नहीं है, लेकिन मुझे एक बात की सबसे ज्यादा खुशी है कि मैंने क्या किया है, अपने काम से अपने पिता का नाम आगे बढ़ाया, पीछे नहीं जाने दिया। क्योंकि मेरे पिता भी क्या थे, दीनानाथ जी भी क्या थे, एक गायक थे, और लेखिक जो लता जी थी वो भी गायिका ही थी। तो कभी भी लता जी ने अपने गायन से, अपने
पिता का नाम नीचे नहीं गिरने दिया, बल्कि उस नाम को आगे ही बढ़ाया है। तो ये हम लता जी से सीख सकते हैं कि हमें भी बड़े होकर अपने पिता का नाम रोशन करना है। उनका नाम जहाँ भी आए वो अच्छे में आए। ऐसा नहीं हो कि कहीं हमारे कर्म ऐसे नहीं हो जाए, हमारे काम ऐसे नहीं हो कि माता-पिता को हमारी वज़ह से कुछ सुनना पड़े। अब आगे लता जी कह रही हैं, आज मुझे लगता है कि हे प्रभु, तुमने जो भी दिया वह बहुत दिया, दूसरों से कहीं ज़्यादा दिया। अपनी कृपा की छाया से जैसे मुझे छाह दी है, वैसे ही हर एक कलाकार और नेक इंसान के ऊपर रखना, यही प्रार्थना है। ये एक बड़े कलाकार की जो है महानता है कि वो कभी भी सिर्फ अपने लिए नहीं मांगता है, वो यही कहता है कि प्रभु जो आपने मुझे दिया है, जितनी ठंडी छाँव में आपने मुझे रखा है, ऐसी ही छाँव, ऐसी ही कृपा, ऐसा ही आशीर्वाद प्रत्येक कलाकार के ऊपर बनाकर रखना। जो भी नेक काम करता है, जो भी नेकी के रास्ते पर चलता है, उसको भी जो है वैसे ही आप अपनी छाया में रखना जैसे मुझे रखा है। और लता जी कहती है, ये मैं ऐसी ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। तो ये था बच्चों पाठ हमारा, ऐसी भी बातें होती हैं, जिसमें आपने देखा कि लेखक यतीन्द्र मिश्र जो कि एक इंटरव्यूअर भी हैं, उन्होंने लता जी से इनके व्यक्तिगत और इनके प्रोफेशनल जीवन से संबंधित जो इनके जीवन के अनुभव रहे, इन्होंने अपने प्रश्नों में पूछा और हंसी खुशी लता मंगेशकर जी ने भी उनका उत्तर दिया। तो अब बच्चों हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में इसके क्वेश्चन आंसर के साथ। पार्ट 3 वीडियो नंबर 3 आएगी। हमने 2 वीडियो में इसको समझा क्योंकि लेसन बहुत बड़ा था। आई होप कि आपको बच्चों ये लेसन अच्छे से समझ आया होगा। प्ले लिस्ट में बच्चों बाकी लेसन भी हमने डाल दिए हैं, उनको भी आप जरूर देखिए और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। साथ ही साथ बच्चों आप जो है यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन आंसर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।